नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में चैप्टर नंबर आज हम पढ़ेंगे 16, जिसका नाम है दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य। तो दक्कन और दक्षिण भारत के में कौन कौन से राज्य थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका यहाँ पर आता है वाकाटक राजवंश। तो वाकाटक राजवंश तो उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ बरार में सातवाहनों के स्थान पर, तो उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ बरार में सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटकों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। और वाकाटकों ने ब्राह्मणों को अत्यधिक भूमि अनुदान में दी। इन अनुदानों के प्रमाण उनके द्वारा जारी किए गए अनेक ताम्र पत्रों में मिलते हैं। इन्हीं ताम्र पत्रों से वाकाटक प्रकाश में वे ब्राह्मण धर्म के महान पक्षधर थे, जिन्होंने उनके अनेक वैदिक यज्ञ किए थे। ठीक है, तो वाकाटक राजवंश तो उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ बरार में सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटकों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। वाकाटकों ने ब्राह्मणों को अत्यधिक भूमि अनुदान में दी। इन अनुदानों के प्रमाण उनके द्वारा जारी किए गए और अनेक ताम्रपत्रों में मिलते हैं। इन्हीं ताम्रपत्रों से वाकाटक प्रकाश में वे ब्राह्मण धर्म के महान पक्षधर थे, जिन्होंने अनेक वैदिक यज्ञ किए थे। सांस्कृतिक दृष्टि से वाकाटक राज्य ने ब्राह्मण धर्म के आदेशों और सामाजिक संस्थाओं को दक्षिण की ओर विस्तारित करने में सेतु का काम किया था। सांस्कृतिक दृष्टि से वाकाटक राज्य ने ब्राह्मण धर्म के आदेशों और सामाजिक संस्थाओं को दक्षिण की ओर विस्तारित करने में सेतु का काम किया। पुराणों के अनुसार विंध्य शक्ति वाकाटक राज का संस्थापक था। तो पुराणों के अनुसार विंध्य शक्ति वाकाटक राज का संस्थापक था और उसकी आरंभिक राजधानी पुरिक बरार में थी और उसकी तुलना इंद्र और विष्णु से की जाती है। ठीक है, तो पुराणों के अनुसार विंध्य शक्ति वाकाटक राज का संस्थापक था और उसकी आरंभिक राजधानी पुरिक बरार में थी और उसकी तुलना इंद्र और विष्णु से की जाती है। सबसे इसके बाद आपका प्रवरसेन प्रथम, जिसका शासनकाल 275 एडी से लेकर 325 एडी के बीच में है। तो विंध्य शक्ति के बाद आपका जो शासक बना वाकाटक राजवंश का, उसका नाम था प्रवरसेन प्रथम। तो वाकाटकों की शक्ति का विस्तार विंध्य शक्ति के पुत्र प्रवरसेन प्रथम ने किया और वाकाटकों में यह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने महाराज सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रवरसेन प्रथम ने ब्राह्मण धर्म की महत्ता स्थापित की थी तथा चार अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ के अतिरिक्त अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया। प्रवरसेन प्रथम के बाद रुद्रसेन प्रथम जो है, जिसका शासनकाल 335 ईसा पूर्व से लेकर 335 ईस्वी से लेकर 360 ईस्वी जो है रहा और ये वाकाटक वंश का शासक बना। ठीक है, तो प्रवरसेन प्रथम ने ब्राह्मण धर्म की महत्ता स्थापित की तथा 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ के अतिरिक्त अनेक वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान किया। प्रवरसेन के बाद रुद्रसेन प्रथम वाकाटक वंश का शासक बना। उसने संभवतः गुप्तों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिया था। ठीक है, जिससे समुद्रगुप्त ने उसके राज्य को छोड़ दिया और समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण के जिन राज्यों का उल्लेख हुआ है उस सूची में वाकाटकों का नाम नहीं मिल रहा है। तो प्रवरसेन प्रथम ने जो है गुप्तों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिया, जिससे समुद्रगुप्त ने उसके राज्य को छोड़ दिया और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण के जिन राज्यों का उल्लेख हुआ उससे सूची में वाकाटकों का नाम नहीं मिला है। तो रुद्रसेन प्रथम के बाद आपका जो राजा बना उसका नाम था पृथ्वीसेन प्रथम। तो पृथ्वीसेन प्रथम जो है, इसका शासन जो है 360 ईस्वी से लेकर 385 ईस्वी तक था। तो रुद्रसेन की उत्तराधिकारी जो है आपका रुद्रसेन का उत्तराधिकारी जो कौन था, रुद्रसेन प्रथम का उत्तराधिकारी पृथ्वीसेन प्रथम था। तो रुद्रसेन प्रथम का अधिकारी पृथ्वीसेन प्रथम था, जिसने बासिम की शाखा के शासक विंध्य शक्ति से सौहार्दपूर्ण जो है संबंध बनाए रखा। तो बासिम की शाखा के शासक का नाम विंध्यसेन था। ठीक है, से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा तथा विंध्यसेन ने कुंतल राज्य को जीता और इस कार्य में पृथ्वीसेन ने उसकी सहायता की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। तो रुद्रसेन प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना, तो आपका पृथ्वीसेन प्रथम बना, जिसने बासिम की शाखा के शासक विंध्यसेन से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा तथा विंध्यसेन ने कुंतल राज्य को जीता और इस कार्य में पृथ्वीसेन ने उसकी सहायता की। रुद्रसेन द्वितीय, तो रुद्रसेन द्वितीय का जो शासन काल है वो 385 से लेकर 390 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो आपका जो है आपका रुद्रसेन प्रथम का जो शासन काल था 335 से लेकर 360। तो उसके बाद आपका पृथ्वीसेन प्रथम 360 से लेकर 385, उसके बाद आपका रुद्रसेन द्वितीय 385 से लेकर 390। ठीक है, और रुद्रसेन प्रथम से पहले था आपका प्रवरसेन प्रथम। ठीक है,
रुद्रसेन द्वितीय 385 से लेकर 390। पृथ्वीसेन ने अपने पुत्र पृथ्वीसेन प्रथम ने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से कर दिया और इस वैवाहिक संबंध से दोनों राजवंशों को लाभ हुआ, परंतु अधिक लाभ गुप्तों को हुआ। तो पृथ्वीसेन प्रथम ने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से कर दिया और इससे वैवाहिक संबंध से दोनों राजवंशों को लाभ हुआ, परंतु अधिक लाभ गुप्तों को हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपका आप उसने अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म त्याग दिया और वैष्णव धर्म को अपना लिया। तो उसने अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म त्याग दिया और वैष्णव धर्म को अपना लिया। ठीक है, रुद्रसेन प्रथम ने रुद्रसेन द्वितीय ने, ठीक है, और रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी प्रभावती गुप्ता अपने बड़े नाबालिग पुत्र दिवाकर सेन की संरक्षा बनी। संरक्षिका के रूप में प्रभावती गुप्ता ने 13 वर्षों तक शासन किया। तो रुद्रसेन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी प्रभावती गुप्ता अपने बड़े नवबालिग पुत्र दिवाकर सेन की संरक्षिका बनी। संरक्षिका के रूप में प्रभावती गुप्ता ने 13 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद आपका आता है प्रवरसेन द्वितीय। तो प्रवरसेन द्वितीय क्या है? तो वाकाटक वंश की मूल शाखा का अंतिम शक्तिशाली शासक प्रवरसेन द्वितीय था। उसका आरंभिक नाम दामोदर सेन था। ठीक है, और उसने सेतुबंध नामक जो है काव्य ग्रंथ की रचना की थी और उसे नई राजधानी प्रबलपुर बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो वाकाटक वंश की मूल शाखा का अंतिम शक्तिशाली शासक प्रवरसेन द्वितीय था। उसका आरंभिक नाम दामोदर सेन था। उसने सेतुबंध नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। उसे एक नई राजधानी प्रबलपुर बनाने का श्रेय दिया जाता है। वाकाटकों के बाद चालुक्यों का प्रभाव पड़ा। तो वाकाटकों के बाद चालुक्यों का प्रभाव पड़ा। उन्होंने 757 ईस्वी तक लगभग 200 वर्ष दक्कन और दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चालुक्य अपने को ब्रह्मा, मनु या चंद्र के वंशज मानते थे। तो वाकाटकों के बाद चालुक्यों का प्रभाव बढ़ा और उन्होंने 757 ईस्वी तक लगभग 200 वर्ष तक दक्कन और दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और चालुक्य अपने को ब्रह्मा, मनु या चंद्र का वंशज मानते थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चालुक्य राजवंश। और तो चालुक्यों ने 6ठी सदी के आरंभ में पश्चिमी दक्कन में अपना राज्य स्थापित किया और अपनी राजधानी उन्होंने वातापी आधुनिक बादामी में बनाई। तो इसे जो है ये आपका जो चालुक्य है इसे जो है बादामी का चालुक्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है बादामी के चालुक्य है जो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। तो वातापी आपका बादामी का कर्नाटक के बीजापुर में। तो चालुक्यों ने 6ठी सदी के आरंभ में पश्चिमी दक्कन में अपना राज्य स्थापित किया और अपनी राजधानी उन्होंने वातापी आधुनिक बादामी में बनाई जो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। और इस काल में दक्षिण में कोई भी अन्य शक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं हुई जितना बादामी का चालुक्य राज था। ठीक है, तो चालुक्य राजवंश। तो चालुक्य राजवंश में पढ़ेंगे अभी हम बादामी के चालुक्य। तो बादामी के चालुक्य में सबसे पहला जो राजा था उसका नाम था जय सिंह। उसके बाद था रणराज और उसका पुत्र था पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, तो जय सिंह, रणराज और पुलकेशिन प्रथम। और पुलकेशिन प्रथम के 2 पुत्र थे जिनका नाम था, एक का कीर्तिवर्मन प्रथम और दूसरा का नाम मंगलेश था। ठीक है, तो पुलकेशिन प्रथम का जो शासनकाल था वो 543 ईस्वी से लेकर 566 ईस्वी तक था और कीर्तिवर्मन प्रथम का 566 से लेकर 597 और मंगलेश का 597 से लेकर 610 ईस्वी तक था। और कीर्तिवर्मन के बाद उसका जो है बेटा बना, उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। इसका शासनकाल 610 से लेकर 642 ईस्वी तक था और पुलकेशिन द्वितीय का भाई था और इसका नाम था विष्णुवर्धन और इसी ने जो वेंगी चालुक्य वंश की स्थापना जो है संस्थापक था। ठीक है, वेंगी चालुक्य की स्थापना किसने की? तो विष्णुवर्धन ने की। और विष्णुवर्धन कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय का भाई था और पुलकेशिन द्वितीय और विष्णुवर्धन का बाप कौन था? तो कीर्तिवर्मन प्रथम था। ठीक है, और विष्णुवर्धन में आपका जो है वेंगी चालुक्य वंश का संस्थापक था और वेंगी चालुक्य वंश का जो है आगे जो राजा बना उसमें जो है विक्रमादित्य है, विजयादित्य है, विक्रमादित्य सेकंड और कीर्तिवर्मन द्वितीय है। तो वेंगी चालुक्य में जो आगे जो राजा बने उसमें विक्रमादित्य, विजयादित्य, विक्रमादित्य सेकंड, ठीक है, और कीर्तिवर्मन सेकंड है। ठीक है, काफी नाम यहाँ पर डिफिकल्ट है, आपको याद करना होगा। ठीक है, चालुक्यों की मूल शाखा का उदय स्थल वातापी आधुनिक बादामी बीजापुर जिले के कर्नाटक में था। तो बादामी की चालुक्यों की मूल शाखा का उदय स्थल वातापी आधुनिक बादामी बीजापुर जिले के कर्नाटक में था
उदय स्थल बादामी होने के कारण ये बादामी के चालुक्य कहे जाते थे। इन्हें आरंभिक पश्चिमी चालुक्य, अर्ली वेस्टर्न चालुक्य भी कहा जाता था। तो इनको जो है पहले, सबसे पहले पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता था, लेकिन जब बादामी इनकी राजधानी बनी तब इन्हें बाद में बादामी का चालुक्य भी कहा जाने लगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पुलकेशिन प्रथम के बारे में। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर है पुलकेशिन प्रथम 543 से लेकर 566 ईस्वी में बादामी के चालुक्य का राजा। तो पुलकेशिन प्रथम बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक जो है पुलकेशिन प्रथम था। उसने सत्याश्रय व रण विक्रम जैसी उपाधियां धारण की थी। उसे श्री पृथ्वी बल्लभ भी कहा जाता है। तो ठीक है, तो बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। उसे ने सत्याश्रय या रण विक्रम जैसी उपाधियां धारण की थी। उसे श्री पृथ्वी बल्लभ भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका है कीर्तिवर्मन प्रथम। तो आपका जो है कीर्तिवर्मन प्रथम देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर कीर्तिवर्मन प्रथम, जिसका शासनकाल 566 से लेकर 597 ईस्वी तक, लगभग 30 साल तक। और पुलकेशिन प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कीर्तिवर्मन प्रथम सिंहासन में बैठा। उसने अनेक शासकों को पराजित कर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया था। महाकूट स्तंभ लेख, तो महाकूट स्तंभ लेख में उसे बहुसुवर्ण अग्निष्टोम यज्ञ कराने वाला कहा गया। उसने इसे वातापी का प्रथम निर्माता कहा कहते हैं। ठीक है, तो वातापी का प्रथम निर्माता किसे कहते हैं, तो कीर्तिवर्मन प्रथम को कहते हैं। और महाकूट स्तंभ लेख में उसे बहुसुवर्ण अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला कहा गया। ठीक है, और इसे वातापी का प्रथम निर्माता कहते हैं। मंगलेश, तो मंगलेश इसका भाई था, जिसका शासनकाल 597 से लेकर 610 ईस्वी तक था, लगभग 13 साल। कीर्तिवर्मन प्रथम की मृत्यु के बाद के समय उसका पुत्र पुलकेशिन द्वितीय जो था, छोटा था, नवबालिग था, अतः उसके छोटे भाई मंगलेश ने पुलकेशिन के संरक्षण के रूप में चालुक्य शासन का बागडोर संभाली। ठीक है, मुनेर दानपत्र तथा महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार उसने कलचुरी शासक बुधराज पर आक्रमण किया। किसने किया था, कीर्तिवर्मन प्रथम ने किया। और इसी अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप पर गोवा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो नुनेर दानपत्र तथा महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार उसने कलचुरी शासक बुधराज पर आक्रमण किया। और इसी अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप पर गोवा पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट आपका है पुलकेशिन द्वितीय, जो कि आपका कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र था। ठीक है, तो इसका शासनकाल 610 ईस्वी से लेकर 642 ईस्वी तक था, लगभग 32 साल। पुलकेशिन प्रथम का पौत्र एवं कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र, तो पुलकेशिन प्रथम का पौत्र पोता एवं कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य वंश का चौथा व सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रसिद्ध शासक था। उसने सत्याश्रय श्री पृथ्वी बल्लभ महाराज की उपाधि धारण की थी। तो उसने सत्याश्रय श्री पृथ्वी बल्लभ महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और श्री पृथ्वी बल्लभ किसने किया था, तो श्री पृथ्वी बल्लभ पुलकेशिन प्रथम ने किया था। इसने क्या किया, तो सत्या श्री पृथ्वी बल्लभ महाराज की उपाधि धारण की थी पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय के विषय में जानकारी उसके ऐहोल प्रशस्ति लेख से मिलती है, जिसमें उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित उसकी प्रशस्ति गुण वर्णन वर्णित है। तो पुलकेशिन द्वितीय के विषय में जानकारी उसके ऐहोल प्रशस्ति लेख से मिलती है, जिसमें उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित उसकी प्रशस्ति गुण वर्णन वर्णित है। पुलकेशिन द्वितीय विंध्याचल के दक्षिण में संपूर्ण दक्षिणी भारत का अधिपति बन गया। तो पुलकेशिन द्वितीय विंध्याचल के दक्षिण में संपूर्ण दक्षिणी भारत का अधिपति बन गया। चीनी यात्री हेनसंग 641 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय की राजसभा में आया था और उसके राज्य का भ्रमण किया था। तो चीनी यात्री हेनसंग 641 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय की राजसभा में आया था और उसके राज्य का भ्रमण किया था। प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों के अवशेष पर कृष्ण गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकु का उदय हुआ। तो प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों के अवशेष पर कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकु का उदय हुआ। ये नागार्जुनिकोंड और धरणीकोट में अनेक स्मारक छोड़ गए। इन्होंने कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में भूमि अनुदान की प्रथा चलाई। तो किसने चलाया, तो इक्ष्वाकु ने। ठीक है, और नागार्जुनिकोंड आपका आंध्र प्रदेश में है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका कल्याणी के चालुक। तो हमने पढ़ा आपका पश्चिमी बादामी का चालुक, आपका एक और है कल्याणी का चालुक, ठीक है। तो कल्याणी का चालुक जो है, इसका जो शुरुआत है ये आपका पश्चिमी और कल्याणी चालुक भी इसको बोलते हैं, पश्चिमी या कल्याणी चालुक, ठीक है। इसका सबसे पहले राजा था, इसका नाम था तैलभ द्वितीय, 973 इस एडी से लेकर 997 एडी। तो तैलभ द्वितीय, उसके बाद सत्याश्रय 997 से लेकर 1008, विक्रमादित्य 5 1008 से लेकर 1015, अय्यन 1015 से लेकर 1015, जय सिंह द्वितीय 1015 से 1042, सोमेश्वर प्रथम 1042 से लेकर 1068, सोमेश्वर द्वितीय 1068 से लेकर 1076, उसके बाद विक्रमादित्य 6 1076 से लेकर 1126, सोमेश्वर द्वितीय 1126 से लेकर 1138, उसके बाद आपका है जगदेव कामल्ला द्वितीय 1138 से लेकर 1155 ईस्वी, तैलभ द्वितीय तो 1155 से लेकर 1163, उसके बाद आपका है जगदेव कामला तीसरा 1163 से लेकर 1183, उसका सोमेश्वर 1184 से लेकर 1200 एडी तक। तो ये आपके राजा थे पश्चिमी कल्याण चालुक्य के। तो तैलभ द्वितीय, सत्याश्रय, विक्रमादित्य 5, अय्यन, सोमेश्वर द्वितीय, सॉरी जय सिंह द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर थर्ड, जगदेव कामला सेकंड, ठीक है। उसके बाद है तैलभ तृतीय, उसके बाद जगदेव कामला थर्ड, और उसके बाद है सोमेश्वर चौथा, ठीक है। तो तैलभ आपका एक है तैलभ द्वितीय 973 में, और एक आपका है तैलभ तृतीय 1115 से लेके 1155 से लेके 1163 तक, ठीक है। तो सोमेश्वर 1, सोमेश्वर 2, उसके बाद आपका सोमेश्वर 3 जो है 1126 से लेके 1138 तक है, ठीक है। कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय राष्ट्रकूटों के पतन के बाद हुआ। तो राष्ट्रकूट शासन के बाद कल्याणी के चालुक्य का जो है आरंभ हुआ। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तैलभ द्वितीय था, और तैलभ द्वितीय का जो है परमार शासक मुंज से दीर्घकालीन संघर्ष हुआ। तो तैलभ द्वितीय का परमार शासक मुंज से दीर्घकालीन संघर्ष हुआ, जिसका उल्लेख साहित्य तथा लेखों में मिलता है। मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि से ज्ञात होता है। तो मेरुतुंग के द्वारा लिखा हुआ प्रबंध चिंतामणि से ज्ञात होता है कि तैलभ द्वितीय ने मुंज के राज्य पर 6 बार आक्रमण किया, परंतु 5 बार यह पराजित हुआ। सोमेश्वर प्रथम 1042, तो आपका सोमेश्वर प्रथम 1042 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो सोमेश्वर प्रथम 1042 में शासक बना। उसने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित की। तो सोमेश्वर प्रथम ने जो है राजधानी जो है चालुक्यों की वो मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित की। चोल नरेश राज ने सोमेश्वर प्रथम को परास्त कर विजयेंद्र की उपाधि धारण की थी। तो चोल नरेश राज ने सोमेश्वर प्रथम को हराकर विजयेंद्र की उपाधि धारण की थी। सोमेश्वर प्रथम ने परमाणु की राजधानी धारा नगरी पर आक्रमण कर वहां के शासक भोज को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया था। तो सोमेश्वर प्रथम ने चालुक्य वंश के राजा ने परमाणु की राजधानी धारा नगरी पर आक्रमण कर वहां के शासक भोज को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया। अन्य लेखों से पता चलता कि चालुक्यों ने धारा नगरी को जला दिया तथा मांडू पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो भोज की परमाणु की राजधानी जो थी धारा को किसने जला दिया था? तो सोमेश्वर प्रथम ने जला दिया था। सोमेश्वर प्रथम कोप्पम तथा कुंडल संगम के युद्ध में चोलों से बुरी तरह पराजित हुआ। तो सोमेश्वर प्रथम कोप्पम तथा कुंडल संगम के युद्ध में चोलों से बुरी तरह पराजित हुआ। चोलों से निरंतर पराजय के बाद उसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। किसने? सोमेश्वर प्रथम ने। तो सोमेश्वर प्रथम कोप्पम तथा कुंडल संगम के युद्ध में चोलों से बुरी तरह पराजित हुआ था, और चोलों से निरंतर पराजय के बाद उसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट आपका है विक्रमादित्य 6। तो विक्रमादित्य 6 देखिए कहां पर है, तो यहां पर है, ठीक है। विक्रमादित्य 6 का शासन काल 1076 से लेके 1126 तक था। लगभग आपका काफी साल तक था इन्होंने शासन किया, 26 और 24 50 साल तक, ठीक है। सोमेश्वर प्रथम का कनिष्ठ पुत्र है, सबसे छोटा पुत्र था, ठीक है, आपका विक्रमादित्य 6।
1076 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय उसने एक संवत का प्रवर्तन किया जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है। तो विक्रमादित्य 6 सोमेश्वर प्रथम का कनिष्ठ पुत्र था। 1076 में अपने राज्यारोहण के समय उसने एक संवत का प्रवर्तन किया जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है। विक्रमादित्य 6 के राज्यारोहण के बाद चोल चालुक्य संघर्ष कुछ समय तक स्थगित रहा और उसका शासनकाल सामान्यतः शांतिपूर्ण था। एक कुशल योद्धा तथा साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ विक्रमादित्य 6 साहित्य एवं कला का महान उन्नायक था। उसने विक्रमपुर नामक एक नया नगर बसाया था और भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर एवं विशाल झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो विक्रमादित्य 6 साहित्य एवं कला का महान उन्नायक था। उसने विक्रमपुर नामक एक नया नगर बसाया था तथा भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर एक विशाल झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आपका है उसकी राजसभा में विक्रमांक देवचरित के रचयिता। उसकी राजसभा में विक्रमांक देवचरित के रचयिता बिलहन तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे और बिलहन उसके राजकवि थे। तो उसकी राजसभा में विक्रमांक देवचरित के रचयिता बिलहन तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे। बिलहन उसके राजकवि थे। ठीक है, विक्रमादित्य 6 कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक था। उसकी मृत्यु के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश का पतन आरंभ हो गया। विक्रमादित्य 6 का पश्चात सोमेश्वर तृतीय 1126 से लेकर 1138 तक चालुक्य वंश का शासक था। उसने भूलोकमल एवं त्रिभुवनमल जैसी उपाधियां धारण की थी। तो विक्रमादित्य 6 के बाद सोमेश्वर तृतीय 1126 से लेकर 1138 चालुक्य वंश का शासक था। उसने भूलोकमल एवं त्रिभुवनमल जैसी उपाधियां धारण की थी। सोमेश्वर तृतीय की विजयों की अपेक्षा शांति के कार्यों में अधिक रुचि थी। वह स्वयं एक बड़ा विद्वान था जिसने मानसोल्लास नामक शिल्पशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। तो सोमेश्वर तृतीय की विजयों की अपेक्षा शांति के कार्यों में अधिक रुचि थी। वह स्वयं एक बड़ा विद्वान था जिसने मानसोल्लास नामक शिल्पशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था जो कि तैलभ तृतीय का पुत्र था। तो इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था जो कि तैलभ तृतीय का पुत्र था। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह बाराह था। चालुक्य के शासनकाल में ग्राम के अधिकारी को गामुंड कहा जाता था जिनकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती थी। तो इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था जो कि तैलभ तृतीय का पुत्र था। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह बाराह था। चालुक्यों के शासनकाल में ग्राम के अधिकारी को गामुंड कहा जाता था जिनकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती थी। ऐहोल को मंदिरों का नगर टाउन ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। तो ऐहोल को मंदिरों का नगर टाउन ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आपका है पल्लव राजवंश। तो इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ करके उनके स्थान पर पल्लव है। पल्लव शब्द का अर्थ है लता का वाचक। तो इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ करके उसके स्थान पर पल्लव है। अब पल्लव शब्द का अर्थ है लता का वाचक। पल्लवों का अधिकार दक्षिणी आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु दोनों पर था। उन्होंने अपनी राजधानी कांची आधुनिक कांचीपुरम में स्थानांतरित की थी। तो पल्लवों का अधिकार दक्षिणी आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु दोनों पर था। उन्होंने अपनी राजधानी कांची आधुनिक कांचीपुरम में स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट आपका है सिंह विष्णु। तो इसका राजा था सिंह विष्णु, पल्लव राजवंश का सबसे पहला राजा। तो सिंह विष्णु का कार्यकाल 575 ईस्वी से लेकर 600 तक था। तब पल्लवों का प्रथम प्रमुख शासक सिंह विष्णु था। उसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। वह एक वीर व पराक्रमी शासक था। उसने चेर, चोल, पांड, मलय, मालवा, कल्वर व सिंहल के राजाओं की युद्ध में पराजित कर अपनी शक्ति का विस्तार किया था। तो जो है सिंह विष्णु जो है उसने चेर, चोल, पांड, मलय, मालवा, कल्वर व सिंहल के राजाओं को युद्ध में पराजित कर अपनी शक्ति का विस्तार किया था।
सिंह विष्णु वैष्णव मतानुयायी था। तो सिंह विष्णु वैष्णव मतानुयायी था, जिसने कला को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। और उसके समय में मामल्लपुरम के आदिवराह गुहा मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस मंदिर में सिंह विष्णु व उसकी 2 रानियों की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो सिंह विष्णु वैष्णव मतानुयायी था, उसने कला की अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। और उसके समय में मामल्लपुरम के आदिवराह गुहा मंदिर का निर्माण कराया गया था। और इस मंदिर में सिंह विष्णु व उसकी 2 रानियों की प्रतिमा स्थापित की गई थी। सिंह विष्णु की राजसभा में संस्कृत महाकवि भारवी निवास करते थे, जिन्होंने जो है किरातार्जुनीयम महाकाव्य की रचना की थी। तो सिंह विष्णु की राजसभा में संस्कृत महाकवि भारवी निवास करते थे, जिन्होंने किरातार्जुनीयम महाकाव्य की रचना की थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट राजा है महेंद्र वर्मन। तो महेंद्र वर्मन का राज्य जो 600 से लेकर 630 तक था। ठीक है। तो सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। मत विलास प्रहसन तथा भगवत जुकियम लिखा था। इसने जो है मत विलास प्रहसन तथा भगवत जुकियम लिखा था। इसके समकालीन चालुक्य बदामी सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम पर आक्रमण कर पल्लवों के बाद चालुक्यों के मध्य लंबे समय तक चलने वाले राजनीतिक संघर्ष को प्रारंभ किया। तो महेंद्र वर्मन प्रथम के समय चालुक्य बदामी सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन पर आक्रमण कर पल्लवों के बाद चालुक्यों के मध्य लंबे समय तक चलने वाली राजनीतिक संघर्ष को आरंभ किया था। ठीक है। उसने शैव संत अकबर के प्रभाव से जैन धर्म का परित्याग कर शैव मत ग्रहण कर लिया। तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने जो शैव संत अकबर के प्रभाव से जैन धर्म का परित्याग कर शैव मत ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट आपका है नरसिंह वर्मन प्रथम। तो आपका नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में पढ़ते हैं, जिसका कार्यकाल 600 जो है 30 से लेकर 668 तक था। तो महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद उसका पुत्र जो है नरसिंह वर्मन प्रथम कांची की राजगद्दी पर बैठा। ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने परियाल, मलिमंगलम और सूरमार के युद्धों में पुलकेशिन द्वितीय को हराकर बतापी कुंड की उपाधि धारण की थी। तो पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। और इसने परियाल, मणिमंगलम और सुरमार के युद्धों में, तो परियाल, मणिमंगलम, सुरमार के युद्धों में पुलकेशिन द्वितीय को हराकर, जो कि आपका राजा था चालुक्य का, बदामी चालुक्य का जो है। ठीक है। और जो है बतापी कुंड की उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में 641 ईस्वी में चीनी यात्री हेनसांग कांची आया था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में जो है चीनी यात्री हेनसांग कांची आया था। ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम, महाबलीपुरम सब एक ही नाम है, नामक एक नई नगर की स्थापना की। और इस नगर में उसने अनेक विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें से धर्मराज मंदिर अब तक विद्यमान है। और उसने द्रविड़ शैली के जिस रूप का आरंभ किया था उसे मामल शैली कहा जाता है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम महाबलीपुरम नामक एक नए नगर की स्थापना की। और इस नगर में उसने अनेक विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें से धर्मराज मंदिर अब तक विद्यमान है। उसने द्रविड़ शैली के जिस रूप का आरंभ किया था उसे मामल शैली कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है आपका 700 से लेकर 725 ईस्वी तक था। ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है, ठीक है, यह परमेश्वर वर्मन का पुत्र था। ठीक है। तो बीच में आपका जो है परमेश्वर वर्मन और जो है महेंद्र वर्मन द्वितीय जो है। तो महेंद्र वर्मन, परमेश्वर वर्मन के बाद आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय आया। ठीक है। तो यह परमेश्वर वर्मन का पुत्र था तथा उत्तराधिकारी था। उसका शासनकाल शांतिपूर्ण रहा और कला एवं साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची का कैलाशनाथ मंदिर, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची का कैलाशनाथ मंदिर, राजा सिद्धेश्वर मंदिर या फिर राज सिंहेश्वर मंदिर,
व इरातेश्वर के विशाल मंदिर तथा मामल्लपुरम के अनेक प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची का कैलाशनाथ मंदिर, राजसिद्धेश्वर मंदिर, राजसिंहेश्वर मंदिर व इरातेश्वर के विशाल मंदिर तथा मामल्लपुरम के अनेक प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक है, और नरसिंह वर्मन प्रथम जो था युद्ध ज्यादा युद्ध कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है उसने राज सिंह, आगम प्रिय, शंकर भक्त आदि उपाधियां धारण की थी। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में घटिका संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीन में दूत मंडल भेजा जो कि 720 से लेकर 720 ईस्वी का था। ठीक है, तो उसने राज सिंह, आगम प्रिय व शंकर भक्त आदि उपाधियां धारण की। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में घटिका संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीन में दूत मंडल भेजा जो कि 720 ईस्वी का था। ठीक है, पल्लवों के दूसरे महत्वपूर्ण समकालीन गंग थे। तो पल्लवों के समकालीन जो कौन थे? आपके गंग वंश थे, जिन्होंने 4वीं सदी के आसपास दक्षिणी कर्नाटक में अपना शासन स्थापित किया था। और ये पश्चिमी गंग या मैसूर के गंग कहलाते थे। ठीक है, तो इन्हें गंग को जो है पश्चिमी गंग या मैसूर के गंग कहते थे। ठीक है, गंग वंश भी था एक आपका। पल्लवों ने अधिकांश कर मुक्त ग्रामदान ब्राह्मणों को दिए। आरंभिक पल्लवों के 16 भूमि अनुदान पत्र मिले हैं। तो पल्लवों ने अधिकांश कर मुक्त ग्रामदान ब्राह्मणों को दिए। आरंभिक पल्लवों के 16 भूमि अनुदान पत्र मिले हैं। 4वीं सदी में कलबरों के नेतृत्व में हुए विद्रोह का प्रभाव पल्लवों तथा उनके समकालीन पड़ोसियों पर पड़ा। तो 4वीं सदी में कलबरों के नेतृत्व में हुए विद्रोह का प्रभाव पल्लवों तथा उसके समकालीन पड़ोसियों पर पड़ा। ठीक है, कदम राज तो कदम राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। तो कदम राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। कदम्बों ने अपनी राजधानी कर्नाटक के उत्तरी किनारी जिला में वैजयंती या बनवासी में स्थापित किया था। तो कदम राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। और कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। कदम्बों ने अपनी राजधानी कर्नाटक के उत्तरी किनारी जिला जो कन्नड़ा जिला या किनारी जिला में वैजयंती या बनवासी में स्थापित की थी। ठीक है, आपका यहाँ पर था पल्लव वंश कांचीपुरम। ठीक है, तो सिंह बर्मन का जो है 2 भाग में बटा था पल्लव वंश। तो सिंह बर्मन में पहला इधर था। तो सबसे पहला आपका सिंह विष्णु प्रथम। ठीक है, फर्स्ट सिंह विष्णु वंश। एक आपका था भीम बर्मन वंश। तो सिंह बर्मन का 2 वंश जो है बना। एक आपका था सिंह विष्णु वंश, एक आपका था भीम बर्मन वंश। ठीक है, तो सिंह विष्णु वंश में जो आपके राजा बने, सबसे पहला महेंद्र बर्मन प्रथम, उसके बाद आपका नर सिंह बर्मन प्रथम, उसके बाद महेंद्र बर्मन द्वितीय, उसके बाद आपका परमेश्वर बर्मन प्रथम, उसके बाद आपका नरसिंह बर्मन द्वितीय, उसके बाद आपका है नरसिंह बर्मन द्वितीय के बाद परमेश्वर बर्मन द्वितीय। और सिंह विष्णु परंपरा का अंतिम शासक था आपका नरसिंह बर्मन द्वितीय। ठीक है, तो सिंह विष्णु परंपरा का जो सबसे पहला शासक था जो है सिंह विष्णु, उसके बाद महेंद्र बर्मन प्रथम, नरसिंह बर्मन प्रथम, महेंद्र बर्मन द्वितीय, परमेश्वर बर्मन प्रथम, नरसिंह बर्मन तृतीय और परमेश्वर बर्मन द्वितीय। ठीक है, भीम बर्मन वंश का जो आपका जो राजा था, सबसे पहला भीम बर्मन, उसके बाद बुद्ध बर्मन, आदित्य बर्मन, गोविंद बर्मन, हिरण्य बर्मन, नंदी बर्मन द्वितीय, उसके बाद आपका दंती बर्मन। ठीक है, और इसके बाद है नंदी बर्मन। ठीक है, नंदी बर्मन तृतीय, और उसके बाद आपका नंदी बर्मन तृतीय में नृपतुंग है, अपराजित है और कंप बर्मन है। ठीक है, तो आपका जो है पल्लव वंश कांचीपुरम में सिंह बर्मन का आपका जो दूसरा वंश है जिसका नाम है भीम बर्मन वंश। तो भीम बर्मन वंश में जो आपके राजा बने, सबसे पहला भीम बर्मन, बुद्ध बर्मन, आदित्य बर्मन। तो भीम, बुद्ध, आदित्य, गोविंद बर्मन, हिरण्य बर्मन, नंदी बर्मन, दंती बर्मन, इसका नंदी बर्मन तृतीय। ठीक है, तो नंदी बर्मन दूसरा, उसका नंदी बर्मन तृतीय, नृपतुंग, अपराजित और कंप बर्मन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं पल्लव चालुक संघर्ष के बारे में। तो पल्लव चालुक संघर्ष कैसे हुआ, क्यों हुआ?
तो पल्लव चालुक्य संघर्ष से जो है के क्रम में पहली महत्वपूर्ण घटना चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, ये आपका बादामी का चालुक्य, ठीक है। पल्लव चालुक्य संघर्ष के क्रम में पहली महत्वपूर्ण घटना चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय 609 से लेकर 642 ईस्वी के शासनकाल में घटित हुई और इसके विषय में जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। और उसके दरबारी कवि रवि कीर्तित और रचित प्रशस्ति उत्कीर्ण है। यह प्रशस्ति उस काल की काव्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। तो पल्लव चालुक्य संघर्ष के क्रम में पहली महत्वपूर्ण घटना जो है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में घटित हुई, उसके विषय में जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है और उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति उत्कीर्ण में है। यह प्रशस्ति उस काल की काव्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने कदम्बों की राजधानी वनवासी को अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। उसने नर्मदा के किनारे हर्ष की सेना को पराजित कर उसे दक्कन की ओर बढ़ने से रोक दिया था, ठीक है। तो अभिलेख से ज्ञात होता है कि पल्लव राजा कदम्बों की राजधानी वनवासी को अपने अधीन कर लिया और उसने नर्मदा नदी के किनारे हर्ष की सेना को पराजित कर उसे दक्कन की ओर बढ़ने से रोक दिया था, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने, जो कि आपका राजा था बादामी के चालुक्य का, ठीक है। बादामी के चालुक्य राजा शासक पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी के आसपास कृष्णा और गोदावरी का दोआब पल्लवों से छीन लिया, जो वेंगी प्रांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी के आसपास कृष्णा और गोदावरी का दोआब पल्लवों से छीन लिया, जो वेंगी प्रांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर मुख्य राजवंश की एक शाखा स्थापित की गई, जो वेंगी के चालुक्य राजवंश कहलाने लगे, ठीक है। तो जब पल्लवों से इन्होंने छीना तो वहां पर एक जो है पुलकेशिन द्वितीय ने अपने भाई जो है किसको दिया था, दिखाते आपको। तो यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय ने लड़ाई किया था, ठीक है, किससे, पल्लवों से। और यहाँ पर जो है अपने भाई को जो है वेंगी के चालुक्य का संस्थापक बना दिया था, विष्णुवर्धन को, ठीक है। वही जो आपका यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी के आसपास कृष्णा और गोदावरी का दोआब पल्लवों से छीन लिया, जो वेंगी प्रांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यहाँ पर मुख्य राजवंश की एक शाखा स्थापित की गई, जो वेंगी का चालुक्य राजवंश कहलाने लगा। और वेंगी का चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था, राजा था आपका विष्णुवर्धन, आपका था विष्णुवर्धन, ठीक है। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन, तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन 630 से लेकर 668 के बीच में जो शासन किया था, तो इसने चालुक्य की राजधानी वातापी पर लगभग 642 ईस्वी में अधिकार कर लिया। तो अब वह क्या किया, पल्लव राजा ने जो है अधिकार कर लिया वातापी जो है बादामी के चालुक्य पर, ठीक है। और नरसिंह वर्मन ने वातापी कुंड अर्थात जो है वातापी विजेता की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने चालुक्य की राजधानी वातापी पर लगभग 642 ईस्वी में अधिकार कर लिया और नरसिंह वर्मन ने वातापी कुंड अर्थात वातापी विजेता की उपाधि धारण की थी। मंदिर, तो यज्ञानुष्ठानों के अतिरिक्त ब्रह्मा विष्णु और शिव की पूजा लोकप्रिय होती गई। तो यज्ञानुष्ठानों के अतिरिक्त ब्रह्मा विष्णु और शिव की पूजा लोकप्रिय होती गई। 7वीं सदी से वैष्णव प्रवर अलवार संतों ने वैष्णव संप्रदाय को तथा नयनार संतों ने शैव संप्रदाय का विस्तार किया। तो यज्ञानुष्ठानों के अतिरिक्त ब्रह्मा विष्णु और शिव की पूजा लोकप्रिय होती गई। 7वीं सदी से वैष्णव प्रवर अलवार संतों ने वैष्णव संप्रदाय को तथा नयनार संतों ने शैव संप्रदाय का विस्तार किया। नेक्स्ट आपका मामल शैली या नरसिंह वर्मन शैली, ठीक है। तो मामल शैली और या नरसिंह वर्मन शैली क्या था, वो कि पल्लव राजा का था। तो इस शैली में रथ तथा मंडप दोनों का निर्माण हुआ। मामल शैली में रथ तथा मंडप दोनों का निर्माण हुआ और इस शैली में निर्मित सभी स्मारक महाबलीपुरम में स्थित है, ठीक है। यहाँ मुख्य पर्वत पर महाबलीपुरम में पर्वत पर 10 मंडप बनाए गए, जिनमें आदिवरा मंडप, महर्षि मार्दिनी मंडप, पंच पांडव
मंडप तथा रामानुज मंडप प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपका जो है महाबलीपुरम पर्वत पर जो है 10 मंडप बनाए गए, जिसमें आदिवरा मंडप, महर्षि मर्दनी मंडप, पंच पांडव मंडप तथा रामानुज मंडप। ठीक है, रथ शैली का मंदिर एकाश्रम है और प्रमुख रथ मंदिरों को सप्त पैगोड़ा कहा जाता है और इसमें 7 रथ मंदिर है, जैसे द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ और वलय कुट्टे रथ। तो रथ शैली का मंदिर एकाश्रम है। प्रमुख रथ मंदिरों को सप्त पैगोड़ा कहा जाता है और इसमें 7 रथ मंदिर है, जैसे द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ तथा वलय कुट्टे रथ। ये सभी शैव मंदिर है और इसमें सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है। धर्मराज रथ सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं सबसे बड़ा रथ है और जिसके ऊपर पिरामिड आकार का शिखर है। तो धर्मराज रथ सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं सबसे बड़ा रथ है और जिसके ऊपर पिरामिड आकार का शिखर है। पट्टडकल में 7वीं 8वीं सदी में बने 10 मंदिर है, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है पापनाथ मंदिर, विरूपाक्ष का मंदिर। तो पट्टडकल में 7वीं 8वीं सदी में बने 10 मंदिर है, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है पापनाथ मंदिर और विरूपाक्ष का मंदिर। ठीक है, सामाजिक ढांचा, तो समाज पर राजाओं और पुरोहितों का दबदबा था। तो समाज पर राजाओं और पुरोहितों का दबदबा था। 300 से लेकर 750 ईस्वी की अवधि में पुरोहितों ने भूमिदान के बल पर अपना प्रभाव और प्रभुत्व जमाया। तो समाज पर राजाओं और पुरोहितों के दबदबा था। 300 से लेकर 750 ईस्वी की अवधि में पुरोहितों ने भूमिदान के बल पर अपना जो है प्रभाव और प्रभुत्व जमाया। राजाओं और पुरोहितों के नीचे किसान आते थे, जो अनेक कृषक जातियों के बटे थे। ठीक है, वाकाटक, पल्लव, कदम और पश्चिमी गंग राजाओं ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। तो वाकाटक, पल्लव, कदम और पश्चिमी गंग राजाओं ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। ग्रामीण विस्तार, तो इस काल में दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गांव मिलते हैं, उर, सभा और नगरम। इस काल में दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गांव मिलते हैं, उर, सभा और नगरम। उर गांव सबसे अधिक प्रसिद्ध था, जिसमें किसान जातियों के लोग बसते थे तथा भूमि पर उन लोगों का सामुदायिक स्वामित्व होता था। सभा कोटि के गांव में ब्रह्मदेय अर्थात ब्राह्मणों को दिए गए गांव में भूमि पर दान भोगी ब्राह्मणों का व्यक्तिगत स्वामित्व होता था। नगरम कोटि का गांव वह होता था जहां व्यापारियों और वणिकों का मिला जुला वास होता था और उन्हीं का प्रभुत्व रहता था। चालुक्य क्षेत्रों में गांव की कार्य व्यवस्था गांव के श्रेष्ठजन करते थे, जो महाजन कराते थे। तो चालुक्य क्षेत्रों में गांव की कार्य व्यवस्था गांव के श्रेष्ठजन करते थे, जो महाजन कहलाते थे। किसान पर कर भार, उपज के एक हिस्से के रूप में लिए जाने वाले भूमि कर के अतिरिक्त राजा अन्न और स्वर्ण के रूप में नजराना ले सकता था। गांव की सभी खानों और छिपे खजाने निखात निधि राजा के होते थे। राजा को विशिष्ट अर्थात बेगार मुक्त के काम कराने का अधिकार था। ठीक है, इस प्रकार हमारा चैप्टर आज का यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।